अब अयान की बात सुनने के बाद ईश्वी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है और उसी जगह पर दोबारा से बैठते हुए खुद से ही कहती है, अब क्या करूं मैं? आखिर कहाँ जाऊं? मैं तो यहाँ से भाग भी नहीं सकती और भागे भी तो पीछे मेरे अपने ही दोस्त है। और अगर अगर मेरे पापा यहाँ पर पहुंच गए तो ये आदमी उन्हें मार देगा। अयान का मतलब क्या था कहने का? क्या वो सच में बुरे नहीं, अपना भाई तो अपने दूसरे भाई की तारीफ ही करेगा ना, फिर भले ही वो भाई इस देश के खिलाफ ही क्यों ना काम करता। पर उसने मुझे वादा भी तो दिया है ना। अब ईश्वी पूरी तरह से अपनी ही बातों में उलझ चुकी थी। उसे अपना ही फैसला समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या ले। लेकिन अब उसके सारे दोस्त जो उसके सामने बंधे पड़े थे और बहुत ही बेबस नजर आ रहे थे, और उसके साथ ही अब उसके पापा भी बहुत जल्द उस जगह पर पहुंचने वाले थे और आसपास सिर्फ उसे दक्ष के रूप में खतरा ही नजर आ रहा था, अपने परिवार, अपने दोस्त और अपने इस देश के लिए। जिसकी वजह से श्रीजा खड़े होकर कहती है, अगर वो डॉक्यूमेंट इस आदमी के हाथ लग गया तो मैं शायद इस देश के लिए बहुत ही बड़ी गद्दार साबित हो जाऊंगी। लेकिन अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं लगा तो मेरे अपने परिवार वाले मर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, वो डॉक्यूमेंट लेने तो मैं जाऊंगी ना, और उस डॉक्यूमेंट में क्या है ये सिर्फ दक्ष जानता है। अगर मेरे हाथों में ही वो डॉक्यूमेंट रिप्लेस हो जाए तो फिर नहीं, तो भी गड़बड़ साबित हो सकता है, क्योंकि मेरे अपने दोस्त तो यहीं पर है ना। आइडिया। ईश्वी के दबाव। वही ईश्वी जो अपने कदम को उसी जगह पर बढ़ा ली थी जहां पर दक्ष के इस वक्त सारे आदमी थे, और वो अयान, रुद्र और बंटी की तरफ देखकर कहती है, हो सके तो अपने दोस्त को बुलाइए, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। अयान जो इस वक्त बंटी और रुद्र के साथ ही बैठा हुआ था, और वो ईश्वी की तरफ देखकर कहता है, भाई किसी के बुलाने पर नहीं आते, वो अपनी मर्जी से आते, अपनी मर्जी से जाते। थोड़ा देर वेट करो, वो खुद ही आ जाएंगे। और ये इंतजार लगभग आधे घंटे का होता है, और उसके बाद घोड़े के तेज रफ्तार की आवाज जो दूर से ही उन लोगों को सुनाई देने लगी थी। अयान जो खड़े होते हुए कहता है, उम्मीद करता हूँ आपका ये फैसला अपने परिवार और अपने दोस्तों के हितैषी में रहेगा। बाकी समझदार तो आप खुद भी हैं। ईश्वी जो मुस्कुरा करके अयान की तरफ देखते हुए कहती है, इतनी समझदार हूँ कि मैं खुद को बचा पाऊँ चाहे ना बचा पाऊँ, पर अपने दोस्त और अपने परिवार को तो कुछ नहीं होने दूंगी। और आपके दोस्त मुझे शायद अपने काम में इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन मैं बेफजूल में इस्तेमाल होने वाली कोई खिलौना नहीं हूँ जिसे जब मन चाहे यूज किया और जब मन चाहे फेंक दिया। उसकी बात अभी खत्म हुई ही थी कि तभी दक्ष जो घोड़े से उतरते हुए ठीक अब ईश्वी, रुद्र, अयान और बंटी के सामने आकर खड़ा हो गया था। ईश्वी भी अपने चेहरे को दक्ष की तरफ मोड़ते हुए काफी हिम्मत से कहती है, मुझे तो लगा था कि आप जल्दी वापस ही नहीं आएंगे, लेकिन अच्छा हुआ आप आधे घंटे में वापस आ गए। दक्ष जो उसके चेहरे पर इतना नॉर्मल एक्सप्रेशन देखकर काफी गुस्से में आते हुए कहता है, क्या सोच रहा है? कोई नया प्लान बना रही हो अपने दिमाग में, और तुम्हें लगता है कि वो काम कर जाएगा मेरे दिमाग के आगे? अपने आप को वाकई में बहुत होशी और समझती हो तुम। वही ईश्वीज अपने हाथों को मोड़ते हुए कहती है, पता नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए ना, मैं दे दूंगी, लेकिन एक मिनट, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। दक्ष एक तिरछी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है, पहले से पता था कुछ ऐसा ही बोलोगे तुम। शुरू करो अपनी बकवास, सुन रहा हूं मैं। और ये बोलकर उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया था। वह श्री जो दोबारा से दक्ष के सामने आते हुए कहती है, मैं आपका काम करूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है? मतलब कोई गारंटी कि मुझे जिंदा वापस छोड़ देंगे मेरे घर ले जाकर? उसकी भी तो गारंटी नहीं दे सकते आप। और दूसरी बात, अगर आप मेरे दोस्तों को उसके बावजूद भी कैद में रखे तो फिर क्या फायदा?
मैं ये काम करूं और मुझे कोई फायदा ना हो तो फिर मुझे ये डील मंजूर नहीं। दक्ष उसकी हालत और उसकी हरकत और उसकी बातों पर हंसते हुए कहता है, शांति, खुद के सांसों का ठिकाना नहीं और अपने दोस्तों की रिहाई चाहिए तुम्हें। ईश्वी अपने चेहरे को पूरे कॉन्फिडेंट वे में हाँ में हिलाते हुए कहती है, सही समझ रहे हैं आप, ऐसा ही कुछ चाहती हूं मैं। मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को मेरी वजह से कोई हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। अगर इसकी गारंटी आप मुझे देंगे, सिर्फ तभी मैं वो डॉक्यूमेंट आपके हाथों में ले आकर प्यार से रखूंगी, वरना वो डॉक्यूमेंट लेने तो मुझे ही जाना है। अगर मेरे साथ साथ वो डॉक्यूमेंट भी जल जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। जैसे ही दक्ष ने ये सुना था, वो काफी गुस्से में आकर अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, अयान, इसको बोलो अपनी जुबान संभाल कर बात करे। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो खामखा इसके लिए मुसीबत आ जाएगी। लेकिन अयान बेचारा क्या करता, उसने ही तो इतना देर बैठकर ईश्वी को समझाने की कोशिश की थी। वो बस अपने चेहरे को चुपचाप नीचे की तरफ झुका लिया था। दक्ष को लगा था कि शायद ईश्वी अपने इरादे को बदल देगी, लेकिन उसके कुछ भी ना बोलने की वजह से दक्ष उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, तो क्या ये तुम वाकई में चाहती हो कि मैं तुम्हारे फ्रेंड्स की गारंटी दूं तुम्हें? ठीक है, फिर तुम्हारे सारे दोस्त को रिहाई मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें नहीं। ईश्वी जो कहती है, मुझे अपनी फिक्र भी नहीं है, पर मुझे मेरे सारे दोस्त उनके घर पर सही सलामत पहुंचा दिए जाने चाहिए, तभी जाकर वो डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। समझ रहे हैं ना आप मुझे? दक्ष उसके इस कॉन्फिडेंट लहजे को देखकर थोड़ा गुस्सा तो रहा था, लेकिन अब उसके वश में कुछ भी नहीं था और वो ईश्वी के सारे बातों को मानने के लिए मजबूर हो चुका था। वो अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहता है, ठीक है, देखते हैं तुम्हारी वफादारी किस हद तक काम करती है। और फिर वो अपने 2 बॉडीगार्ड से कहते हैं, जाने दो, सबके सबको छोड़ दो। वहीं अयान जो दक्ष की तरफ देखकर समझ नहीं पाता कि आखिर पहली बार इस इंसान ने किसी लड़की के साथ इस तरह का डील कैसे फाइनल कर लिया। मतलब जो इंसान कभी ना हारने वालों में से था, वो अचानक से इतनी आसानी से इस लड़की की बात कैसे मान रहा है। ईश्वी तो एकदम से खुश हो गई थी और जैसे ही तान्या का हाथ खुला था, वो तुरंत ही दौड़कर ईश्वी को गले लगाने आती ही है, लेकिन तब तक दक्ष जो ईश्वी की तरफ टर्न होकर के उसको अपनी बाहों में भर लिया था। वहीं दक्ष का हाथ इस वक्त ईश्वी के कमर पर था और ईश्वी जो उसके हाथों को अपने कमर पर महसूस करते हुए काफी गुस्से में अपना चेहरा दक्ष की तरफ करते हुए कहती है, ये बदतमीजी क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? लेकिन दक्ष जो उसकी बातों का बहुत ही प्यार से जवाब देते हुए कहता है, बीवी हो तुम मेरी, वो डॉक्यूमेंट तो मेरे हाथ में पकड़ाओ चाहे ना पकड़ाओ, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है और ऑब्वियसली तुम्हारे माँ बाप की किस्मत भी ये डिसाइड करेगी, लेकिन तुम मेरी हो, बीवी हो, तुम पर मेरा पूरा हक है और इस हक को न तुम मुझसे छीन सकती हो और न ही तुम्हारे माँ बाप। वह ईश्वी अपना हाथ अपने कमर पर ले जा करके दक्ष के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, कौन सी बीवी और कब हुई हमारी शादी? मुझे तो नहीं याद आ रहा। दक्ष उसकी तरफ अपना चेहरा झुकाते हुए कहता है, शादी का मतलब यही होता है कि 2 शख्स जो एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दे। तुम तो कब का मेरे सामने अपने आप को सरेंडर कर ही चुके हो। जहां तक बात रही मेरी, तो आज तुम्हारी वफादारी देखकर मैं भी वो कर दूंगा, तो हो जाएगी हमारी शादी। और क्या चाहिए एक शादी के लिए? ईश्वी बस इसके बात पर हल्का सा मुस्कुरा दी थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अब डर लग रहा था। उसके सारे फ्रेंड्स जो जान चुके थे, लेकिन तभी तान्या जो दूर से उसको बाय करते हुए कहती है, मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर करूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन रुद्र को तान्या को इस तरह से जाता देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दक्ष ईश्वी को अपने सीने से लगाता है और उसके चेहरे को अपने सीने में छुपा लिया था और वहीं रुद्र को अपनी आंखों से ही कुछ इशारा कर देता है। रुद्र और अयान दौड़ करके उसी तरफ निकल गए थे जिस तरफ ईश्वी के दोस्त गए थे और ईश्वी जो अपने हाथों को ले जाकर के धीरे से दक्ष के सीने पर रखती है और अपनी आंखों के आंसू को
वो काफी टाइम से रोकने की कोशिश कर रही थी, जो कि दोबारा से धार बंद करके अब डायरेक्टली दक्ष के सीने तक पहुंच रहा था। उसके इस तरह गीले गाल को देखकर दक्ष रोज को अपने सीने से अलग करता है और धीरे से उसके गालों को पोंछते हुए कहता है, स्टॉप क्राइंग। तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहता मैं। मेरे साथ मेरे हिसाब से रहोगी तो खुश रहोगी। महेश्वरी जो कहती है, कोशिश कर रही हूं मैं कि मैं खुद को खुश कर पाऊं, बाकी पता नहीं भगवान की मर्जी। वही दक्ष अपने मन में कहता है, गलत फहमी में जी रही हो तुम। मेरे साथ गद्दारी करने के बारे में जो सोचता है उसकी आंखों से भाप लेता हूं मैं। और तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारी सच्चाई बयां करती हैं। अपने बाप की तरह नहीं हो तुम लड़की। चाहे भले ही तुम अपने इरादों को अपने चेहरे से छुपाने की कोशिश करो, पर तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं। वह मानना पड़ेगा, मेरे साथ गेम खेलने वाली हो तुम, दक्ष सिंह राठौर के साथ। अब दक्ष के दिमाग में क्या चल रहा है ईश्वी को तो नहीं पता था, क्योंकि उसे तो लगा था कि दक्ष उसकी बात मान गया है और अब वो काफी हद तक रिलैक्स्ड हो जाती है। उसे पता था कि अगर दक्ष को उसकी प्लानिंग और उसके दिमाग में जो चल रहा है उसके बारे में पता चलेगा तो दक्ष उसे बहुत ही ज्यादा पनिश करेगा और शायद गुस्से में वो उसे मार भी दे। मगर उसके बावजूद भी ईश्वी, जो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकती थी, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स की लाइफ को नहीं, अब धीरे धीरे करके वो वक्त भी नजदीक आ रहा था जब उसके पापा उस डॉक्यूमेंट को लेकर के उसी जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ से वो अकेले उस जंगल की तरफ निकल गए थे, लेकिन अभी भी वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर ये डॉक्यूमेंट्स उस आदमी को क्यों चाहिए जिसने उनकी बेटी को किडनैप किया है। उन्हें तो लगा था कि शायद वो पैसे मांगेगा या फिर कुछ और, लेकिन इस डॉक्यूमेंट के बारे में वो अभी भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। ब्रिजेश जी जब जाकर के फाइनली उस लोकेशन पर पहुंचे थे तो वो दोबारा उसी नंबर पर कॉल करने लगते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इस वक्त वो नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वो गाड़ी से बाहर की तरफ उतरते हैं और ये रोड का जगह था, क्योंकि दक्ष ने उन्हें जंगल में नहीं बल्कि रोड पर ही बुलाया था। जंगल के अंदर अगर वो बुलाता तो उसके अड्डे के बारे में खुलासा हो सकता था। ब्रिजेश जी जो अपनी गाड़ी खोलकर बाहर की तरफ निकलते हैं और आसपास की जगहों को देखते हुए कहते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये डॉक्यूमेंट किसके लिए। लेकिन तभी दूर से उन्हें हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जो काफी ज्यादा दूर पर एक गाड़ी खड़ी थी, जहां उनको हल्का हल्का धुंधलापन में दिखता तो है, लेकिन फिर वो खुद नहीं समझ पाते कि क्या उन्हें उतना दूर तक जाना है। दूर बैठे उस गाड़ी में इस वक्त दक्ष मौजूद था, जो ईश्वी से कहता है, बात करो अपने बाप से, वो यहाँ पर पहुंचा है या फिर सामने का आदमी कोई और है। ईश्वी जो फोन को लेकर के अपने कान पर लगाते हैं, नंबर पहले से दक्ष ने डायल कर दिया था। दूसरी तरफ से फोन जो पिक होता है और आवाज ब्रिजेश जी की ही आती है, जिससे ईश्वी ये तो कंफर्म कर पा रही थी कि ये उसके पापा ही हैं। वही ईश्वी जो कहती है, अब आ गए पापा। दूर खड़े ब्रिजेश जी जो अपना हाथ ऊपर की तरफ वेव करते हुए कहते हैं, हाँ मैं यहीं पर खड़ा हूँ, अब मुझे तुम कहीं नजर नहीं आ रही बेटा, क्या तुम उस गाड़ी में हो। अभी ईश्वी कुछ बोल पाती तब तक दक्ष ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था और फोन को काट करके वो डैशबोर्ड पर फोन को फेंकते हुए कहता है, जाओ, बिना होशियारी किए जाना। वह ईश्वर जी कहती है, इतना दूर, गाड़ी थोड़ा पास नहीं ले जा सकते। दक्ष उसकी तरफ टर्न होते हुए कहता है, ये प्लानिंग मेरी है या तुम्हारी? जितना कह रहा हूं उतना चुपचाप शांति से करो, उतरो। ईश्वी के लिए तो ये बेहतर ही था कि दक्ष जो उसके रैट से जितना हो सके उतना दूर रहे। ईश्वी जो गाड़ी से बाहर की तरफ निकलती है और अभी वो कदम बढ़ा पाती तभी गाड़ी जो थोड़ा आगे बढ़ी थी और दक्ष जो ईश्वी को देखते हुए कहता है, कोई होशियारी मत करना, मेरे सारे आदमी आस पास ही कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं और तुम्हारे बाप का अता पता नहीं चलेगा अगर तुमने फालतू दिमाग लगाने की कोशिश की तो।
महेश्वरी जो कहती है, मुझे पता है आप बहुत खतरनाक है और मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अब दक्ष ने अपनी गाड़ी पर ब्रेक मार दिया था। महेश्वरी जो तेज रफ्तार में अपने कदमों को बढ़ा चुके थे, दूसरी तरफ से ब्रिजेश जी भी फाइल लेकर के उसी की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ब्रिजेश जी के लिए अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं था कि आखिर ये फाइल किसको चाहिए, किस लिए चाहिए, इसका क्या इस्तेमाल करेगा वो आदमी। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि उनकी बेटी सेफ है, सही सलामत है और वो अपनी बेटी को एक बार देख पाएंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट बाद जा करके ईश्वी और ब्रिजेश जी एक दूसरे से मिले थे और वो बीच का जगह था, दोनों गाड़ियों के बीच का जगह। ब्रिजेश जी भी काफी जल्दी में ईश्वी की तरफ ही बढ़कर आए थे। ईश्वी जो अपने पापा को देखकर सबसे पहले तो जोर से उन्हें गले लगाती है और रोते हुए कहती है, आप ठीक तो हैं? मम्मा कैसी है? लेकिन तब ब्रिजेश जी जो अपने आंसू को कंट्रोल करते हुए अपने चेहरे को नामे हिलाकर कहते हैं, सब सब तुम्हारे जाने के बाद बिखर गया बेटा, पर तुम्हें हम बचा लेंगे, तुम परेशान मत होना। हाँ बेटा। ईश्वी जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ फाइल, और वो फाइल अपने हाथ में ले ली थी। वो ब्रिजेश जी की तरफ देखकर कहती है, ये कैसी फाइल है पापा, और इसमें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है? ब्रिजेश जी का दिमाग तो वैसे ही पूरी तरह से सुन्न पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी बात सुनकर वो कहते हैं, ये एक पुराना आदमी है, एक्चुअली उसकी पूरी फैमिली केस में कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पहले हमारे आर्मी ऑफिसर में ही था वो, और कुछ लोगों की डेथ सर्टिफिकेट भी है, पर ये फाइल तुम्हें क्यों चाहिए और उस आदमी को इससे क्या लेना देना? ईश्वी जी कहती है, मुझे कुछ नहीं पता वो क्या करता है क्या नहीं, लेकिन आपको एक हिंट के लिए बता दूं वो। लेकिन तब तक पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ आने लगी थी, जैसे दक्ष को सब कुछ सुनाई दे रहा हो। और ईश्वी जी एकदम से अपने पापा से दूर जाती है और हैरान होकर कहती है, मुझे जाना है, आप जाइए यहाँ से, मुझे जाना है और आप परेशान मत होइएगा, माता रानी चाहेंगी ना तो मैं दोबारा वापस घर ज़रूर पहुँचूंगी, बाय। और ये बोलकर वो पीछे की तरफ दौड़ जाती है और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, कहीं उस आदमी ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया, कहीं उसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? और फिर वो अपने मन में ही उस फाइल की तरफ देखते हुए कहती है, अगर ये किसी के डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी पुराने ऑफिसर के, तो इसमें क्या ही ऐसा चीज़ छुपा होगा जो देश के खिलाफ काम कर सकता है। मैं क्या करूं? इस फाइल को कैसे फेंकूं? और वो धीरे धीरे एक एक करके उस पन्ने को पलटने लगती है। उसमें ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो उसके तो पल्ले नहीं पड़ रहे थे, लेकिन अब उसे तेज रफ्तार से दक्ष की तरफ ही बढ़ना था और उसके हाथों से एक भी पन्ना नीचे की तरफ नहीं गिर पाता, क्योंकि दक्ष की गाड़ी ही आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी। दूसरी तरफ ब्रजेश ने भी अपनी गाड़ी टर्न कर ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अपनी बेटी को रिस्क में नहीं डाल सकते, और अगर उन्होंने कोई होशियारी दिखाई तो वाकई में उनकी लाइफ रिस्क में पहुंच जाएगी। दक्ष ईश्वी के लिए अंदर से ही गाड़ी का डोर ओपन करता है और उसको बैठने का इशारा कर देता है। ईश्वी चुपचाप डेरेसा में अंदर आकर बैठ गई थी और उस फाइल को वो अपने ही सीने से लगाए हुए थे। ये देखकर दक्ष जो ईश्वी पर थोड़ा शक करते हुए कहता है, क्या बात है, इस फाइल में तुम्हें ऐसा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ दिख गया जो अपने सीने से चिपकाए बैठी उसे? वो मेरा डॉक्यूमेंट है, मेरे को दो। लेकिन ईश्वी जो कहती है, आप गाड़ी चला रहे हैं और वैसे भी ये जीप है, हवा तेज है और कहीं इसमें से कुछ उड़ गया तो? उसकी बात सुनकर दक्ष अपने स्टीयरिंग पर अपना हाथ कसता है और तुरंत ही गाड़ी को दूसरी तरफ टर्न कर देता है। लेकिन अभी वो जंगल के अंदर नहीं गया था, वो रोड पर ही गाड़ी रोक देता है और ईश्वी की तरफ धीरे धीरे अपने चेहरे को बढ़ाने लगता है, जिससे ईश्वी अपना एक हाथ पीछे करते हुए कहती है, क्या हुआ? दूसरे हाथ उसके फाइल जरूर था, लेकिन उसका एक हाथ भी मुट्ठी की तरह बंधा हुआ था। वहीं दक्ष उसके चेहरे के करीब जाता है और उसके गर्दन के पास आकर के अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए पूछता है, क्या है उसमें? ईश्वी जो डरते हुए कहती है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन दक्ष
जो धीरे से अपने हाथ को ले जा करके उसके होठों की तरफ रखते हुए कहता है, इन होठों से झूठ बोलोगी मुझसे? बताओ क्या है उसमें? और की तरफ फेंकते हुए कहती है, और उस अंदर की चीज को बहुत ही दूर फेंकते हुए कहती है, कुछ नहीं था, पत्थर था। मुझे लगा कोई आसपास कोई जानवर ना आ जाए, इसलिए मैंने पत्थर उठा लिया था। उसकी बात सुनकर के दक्ष, जो उसी रोड के बीचों बीच उसके गर्दन पर धीरे धीरे अपने दांतों को गड़ाता है और फिर उसके चेहरे के करीब आते हुए कहता है, अगर अपनी बर्बादी नहीं चाहती हो तो मुझसे झूठ मत बोला करो। ट्रैकर था ना उसमें? इश्वी जैसे ही सुनती है एकदम से घबरा जाती है और उसकी सांसें भी बहुत जोर जोर से चलने लगी थी। वो समझ नहीं पाती कि आखिर दक्ष को हर बात कैसे समझ में आ जाती है। वो अपना चेहरा दोबारा से नाम में हिलाते हुए कहती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दक्ष कहता है, बहुत रिहाई दे दी तुम्हें, घर चलो, वहां बताता हूँ। ट्रैकर लगाएंगी मेरी गाड़ी में। अब उनकी गाड़ी बहुत ही रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रही थी और ऋषि जो बस रोए जा रही थी। दक्ष उससे थोड़ा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, इसलिए मुंह बंद रखो और ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करो, समझे? अब उन लोग की गाड़ी फाइनली उन लोग के अड्डे पर पहुंची थी, लगभग 1.5 घंटे बाद। ईश्वी को समझ नहीं आता कि आखिर दक्ष उसे कौन से रास्ते से लेकर आया है, क्योंकि जब पहली बार वो यहाँ पर पहुंची थी तो उसे सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट का वक्त लगा था। अब ईश्वी कुछ बोलती नहीं, बस चुपचाप उस फाइल को लेकर के नीचे की तरफ उतर जाते हैं। अभी उसमें से एक पन्ना वो चुराने वाली होती है, लेकिन तब तक दक्ष उसके हाथ से फाइल छीनते हुए कहता है, तुम चलो, तुम्हें तो बहुत शौक है ना मेरे इस अड्डे के बारे में खुलासा करने का। ससुर जी को ससुराल में बुलाना है अपने? चलो। सारे लोग दक्ष को और उसके साथ ईश्वी के हाथ को ध्यान से देख रहे थे, जो कि बुरी तरह से दक्ष के हाथों खींचा चला रहा था। वो काफी गुस्से में ही अपने रूम में आते हैं और फाइल को ले जा करके अपने ड्रॉर में डाल देते हैं। अब वो डायरेक्टली ईश्वी को बेड पर बहुत ही बुरी तरह से धक्का दिए थे और उसके ठीक ऊपर आते हुए कहते हैं, और क्या पता अपने बाप को, सच बताना। ईश्वी जो रोते हुए अपना चेहरा हिलाते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं बताया, बस मुझे लगा कि अगर मैं ट्रैकर दे दूंगी तो मेरे पापा मुझे ढूंढ लेंगे और मैंने गलत क्या किया? क्या मेरा हक नहीं कि मैं अपने घर जा सकूं? दक्ष उसकी बात सुन करके अभी भी उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच जकड़ा हुआ था, लेकिन वो उसके साथ कुछ करता नहीं। महेश्वरी जो आगे कहती है, क्या आप अगर अपने मम्मा पापा के पास नहीं रहते तो क्या आप उनके पास जाने की कोशिश भी नहीं करते? हाँ, मैंने क्या गलत किया है? ये सुनकर के दक्ष जो तुरंत ही उसके हाथों के बीच से अपनी उंगलियों को हटाता है और फिर उसके गाल पर जोर से अपना हाथ रखते हुए कहता है, माँ बाप के पास जाने के लिए माँ बाप का होना भी जरूरी है, समझी? और माँ बाप माँ बाप क्या होते हैं तुम्हें नहीं पता? जिसके नहीं होते उससे पूछो। तुम्हारे पास तो ऑप्शन है कि तुम कभी ना कभी अपने घर पहुंच पाओगी, पर उसका क्या जिसका घर ही उजाड़ दिया गया? उसका क्या जिसकी फैमिली ही ना हो? उसका क्या जिसकी माँ ने अपने बच्चे के सामने दम तोड़ दिया और बच्चा काबिल होने के बाद भी कुछ ना कर पाया? बताओ, ऐसे बच्चे के साथ तुम क्या सलूक करना चाहोगी? हाँ? ईश्वी जिसकी आंखें भर आए थे, एक तो दक्ष के गुस्से से, ऊपर से अपने पापा से मिलकर आने की वजह से, और तीसरा दक्ष के इन बातों से, वो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से बैठ कर कहती है, किसकी बात कर रहे हैं आप? दक्ष पीछे मुड़ते हुए कहता है, इस बदनसीब की। देखो मेरा चेहरा ध्यान से, जिसे दुनिया तुम्हें टेररिस्ट और पता नहीं क्या क्या बताती है। मुझे भी मन करता है कि मेरी भी अपनी एक फैमिली हो, जहाँ मैं जाकर रहूं, नॉर्मल लाइफ जीऊं,
मुझे मजा नहीं आता जंगलों के बीच ऐसे जानवरों की तरह रहने में, लेकिन रह रहा हूं ना, तो तुम भी इसी मजबूरी में रहोगी। समझ आ रही है तुम्हें? और ये बोलकर उसके हाथ, जो कि दोबारा से ईश्वी की गर्दन के पास कस चुके थे, और वो बहुत ही झटके में उसे पीछे की तरफ धक्का देता है, जिससे उसका सर जाकर के पीछे दीवार से लड़ गया था और वो अब रूम के बाहर फाइल को लेकर निकल गया था। ईश्वी, जो अब बहुत ही बुरी तरह से हबस हबस के रोए जा रही थी, और वो रोते हुए खुद से कहती है, मैंने क्या कर दिया? मुझसे गलती कौन सी हो गई जो मुझे डांट रही है इंसान? इनकी फैमिली नहीं तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन अभी वो रो रही थी, अचानक से उसके दिमाग में कुछ ट्रिगर करता है और वो तुरंत ही अपने पैरों तले खड़े होकर के विंडो की तरफ झांकती है, जहां इस वक्त दक्ष जो कुछ ऑर्डर्स दे रहा था अपने आदमियों को। आयशवी, जो पीछे मुड़कर अपनी गहरी गहरी सांसों को कंट्रोल करते हुए कहती है, ये फाइल की डॉक्यूमेंट्स कुछ पुराने आर्मी के लोगों के लिए है, पर इसे ये फाइल क्यों चाहिए? मुझे इस फाइल के डॉक्यूमेंट्स चेक करने किसी भी हालत में। अभी ईश्वी जो विंडो की तरफ से झांक ही रही थी कि तभी दक्ष के दो आदमी, जो चिल्लाते हुए बहुत ही दर्द में और तड़पते हुए आकर के दक्ष के सामने जैसे तैसे भागते हुए आए थे और अपना दम उनके कदमों के पास आकर तोड़ दिए थे। वो दोनों जैसे ही दक्ष के सामने गिरे थे, दक्ष थोड़ा पीछे हो जाते हैं और उसके साथ ही उनके सारे आदमी भी अब पूरी तरह से तैनात हो गए थे। दक्ष अयान को वो फाइल देते हुए कहते हैं, संभाल कर रखो इसे, कुछ खतरा है। और मुझे पता कैसे नहीं चला? बंटी। भाई बंटी तुरंत ही टैबलेट में स्क्रीन पर देखता है तो वो दक्ष से बताता है, 2 लोग हैं। दक्ष अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है और फिर अपने चेहरे को उठा करके विंडो की तरफ तिरछी निगाहों से देखता है, जिससे ईश्वी तुरंत ही पीछे की तरफ हो जाती है और फिर वो खुद से कहती है, मैंने तो कुछ नहीं किया इस बार, अब इसमें भी मेरी गलती नहीं है। काफी रफ्तार से वो लोग दक्ष के आदमियों को एक एक करके मारते हुए आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब दूर से दक्ष को भी 2 घोड़े के तेज चलने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही उस जगह पर वो दोनों आदमी आकर के रुके थे, सारे लोगों ने अपनी अपनी बंदूकें उसी तरफ तान दी थी। वहीं रुद्र जी कहता है, एक ऑर्डर दो, हम तुरंत इन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन तभी उसमें से एक आदमी जो घोड़े से उतर करके नीचे की तरफ कूदता है और दक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी औकात ही इतनी है, क्योंकि लड़ने वाले तो मर्द होते हैं, तुम तो ऐसे नामर्दों की तरह छुप कर रहते हो। अपने आदमियों से मुझे कहकर मरवा दोगे? कम से कम 2 हाथ तो कर लो, मगर उसके लिए ना ताकत होनी चाहिए, और तुम तो हमेशा से कमजोर थे। क्यों? हाँ? दक्ष रुद्र को रोकते हुए कहता है, जब यहाँ तक पहुंच गए तो मारने का तो कोई फायदा बनता नहीं है, खुद अपनी मौत को बुलावा देने आए हैं। मौत होगी लेकिन थोड़ी इंटरेस्टिंग। और वो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, शिवाय, वेलकम टू द जंगल शिवाय। शिवाय वही कमांडो था जिसे ब्रजेश जी ने अपने बेटे को ढूंढने में लगाने की कोशिश की थी। शिवाय और विजय प्रताप, ये 2 जो कि आर्मी ऑफिसर्स थे और बहुत ही पहुंचे और नामी ऑफिसर्स, जिनके लिए बहुत सारे मेडल्स गवर्नमेंट ने इशू किए थे और इनके नाम और इनके काम दोनों की बहुत ही ज्यादा चर्चाएं थी। विजय प्रताप जो उम्र में थोड़े बड़े थे और आकर के दक्ष के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर इंसान अपनी जिंदगी में ताकतवर बन जाए ना, तो उसे गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। यही फर्क था अर्जुन और कर्ण में। कर्ण ताकतवर होने के बावजूद भी अगर धर्म की तरफ होता तो वो हमेशा जीतता, पर हुआ क्या आखिरी में? उसकी मृत्यु। वही शिवाय जो अपनी मुट्ठी को कस के बंद करते हुए कहता है, हिम्मत है अभी भी लड़ने की, या फिर अब कायर बन चुके हो? वही विजय प्रताप जो हंसते हुए कहते हैं, इससे क्या उम्मीद करोगे?
इसे तो आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, देशद्रोही है ये। अब ऐसे लोगों के साथ लड़ करके तुम अपनी इज्जत क्यों मट्टी पलीत करोगे? वही शिवाज हंसते हुए कहता है, पुरानी यारी है हमारी, बड़ा जिगरी दोस्त हुआ करते थे हम दोनों। लेकिन देखो आज मैं किस मोड़ पर हूँ और तुम अपनी हालत देखो, छुपते छुपाते फिर रहे हो अपने आप को। अच्छा वैसे नाम क्या है तुम्हारा? विद्युत। विद्युत। लेकिन तभी दक्ष कहते हैं, दक्ष नाम है मेरा। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी खेली गई है मेरे खिलाफ, और तुम्हारे उस गवर्नमेंट ने जिसे तुम्हें भर भर के मेडल्स और अवार्ड्स दिए हैं, उसने मुझे मेरी ईमानदारी पर एक बहुत ही खूबसूरत अवार्ड दिया, मुझे देशद्रोही घोषित करके। शूट एंड साइट का ऑर्डर है ना मेरे खिलाफ। क्या है ना, सरकार को हजम नहीं होते ईमानदार लोग, क्योंकि अब अपनी सरकार ईमानदार नहीं रह गई है। पर खैर इस बारे में तुमसे क्या बहस करना, क्योंकि तुम लोग तो सरकार के वही नौकर हो जो उनके तलवे चाटते रहते हो। वो जैसा कहते हैं बस तुम्हें अपने सर को हाँ मिलाना आता है। मगर मुझे इस फालतू काम की आदत है नहीं, तो इसलिए मेरे साथ ही फालतूगिरी चलेगी नहीं। और क्या कर रहे हो तुम? मेरे ही एरिया में आकर के मुझे ही लड़ने के लिए उकसाए जा रहे हो। अपनी मौत लिख कर आए हो तुम आज। और ये बोलकर वो भी अपने शर्ट के एक एक बटन को खोलने लगा था। वही ईश्वरी जो ऊपर से विंडो की तरफ से सब कुछ देख रही थी, लेकिन छुप छुप करके। वह विजय प्रताप जो कहते हैं, मर्दों को औरत के पीछे छुपने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लड़ते हैं तो जंग में आकर। तुमने जिस लड़की को अपना मोहरा बना रखा है ना, ये देखकर तो तुम वाकई में ही देशद्रोही साबित हो जाते हो, और सिर्फ देशद्रोही नहीं बल्कि बुज़दिल भी। लेकिन तभी